स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो अस्पर्श व्यंजन वर्ण पढ़ रहे थे, उन्हीं अस्पर्श व्यंजन वर्ण की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस व्यंजन वर्ण के प्रथम वर्गीकरण को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं व्यंजन वर्णों में जो अस्पर्श व्यंजन वर्ण पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग तक पढ़ लिया था। पा वर्ग के विषय में पढ़ते हैं और श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। देखिए भैया, वर्ग अंतिम वर्ग में आता है पा वर्ग, और पा वर्ग के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं, वर्ण वो वर्ण कौन कौन से हैं? तो इसके अंतर्गत आता है पा, फा, बा, भा और मा। ये वर्ण सम्मिलित होते हैं। ठीक है, इसमें ध्यान से समझिए आप, ये सभी वर्ण, चाहे बात पा की हो, फा, बा, भा, मा, ठीक है, ये जो आप पांच के पांचों वर्ण देख रहे हैं, इन पांच के पांचों ही वर्णों को हम क्या कहते हैं? इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? ओष्ठ है। क्या है? ओष्ठ है। इतना तो आपको पता ही होगा, है ना? इतना तो आप समझ पा रहे होंगे। अब इसमें ध्यान में रखने का विषय वस्तु क्या है भैया, कि इसमें ये जो आप भावर्ण देख रहे हैं, ये भावर्ण जो है, ये देखो घुंडी बनी ना, अर्थात ये क्या है? घुंडी वाला वर्ण। घुंडी वाला वर्ण, घुंडी वाले वर्ण के साथ साथ इसी का एक अमानक रूप भी है। अमानक रूप मैंने आपको बताया था कि पहले भा के लिखने का तरीका ये था, ये इसका अमानक रूप है और यह इसका क्या है? मानक रूप है। मानक रूप है। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये जो फा वर्ण देख रहे हैं, इनको हम मध्य रेखीय वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? मध्य रेखीय वर्ण। क्यों कहते हैं इनको मध्य रेखीय वर्ण? क्योंकि मध्य रेखीय वर्ण में क्या होता है, जो खड़ी पाई होती है वो मध्य में होती है। कहां होती है? मध्य में होती है। मध्य रेखीय वर्ण जो होते हैं, इनकी संख्या जो होती है, मध्य रेखीय वर्णों की बात करें थोड़ी सी हम गहराई में, तो मध्य रेखीय वर्णों की जो संख्या की बात करें, संख्या, तो इसकी संख्या कितनी होती है? तो मध्य रेखीय वर्णों की संख्या तो होती है 2। और कौन कौन से वर्ण होते हैं? तो एक तो होता है का और एक होता है फा। ये 2 वर्ण होते हैं। और इन दोनों ही वर्णों की एक खास बात और भी देखने के लिए मिलती है भैया, कि इन दोनों ही वर्णों के आधा करने की जो प्रक्रिया है, अर्थात स्वर रहित करने की जो प्रक्रिया होती है, स्वर रहित करने के लिए इसका जो फलक वाला हिस्सा होता है उसे हम हटा देते हैं। ठीक है, स्वर रहित करने का नियम, स्वर रहित करने का नियम। स्वर रहित करने का नियम क्या है? मध्य रेखीय या फलक वाले वर्णों को स्वर रहित करने के लिए
स्वरहित करने के लिए फलक वाले हिस्से को भाग को 1/2 यानी आधा कर दिया जाता है। जैसे फा को आधा करना है, फा आधा हो गया, पहले का कर लेते हैं। का को आधा करना है, का आधा हो गया, और फा को आधा करना है तो अब फा आधा हो गया। इस तरीके से आप इन दोनों वर्णों को स्वर रहित यानी कि आधा कर सकते हैं, और इनका प्रयोग जो होता है किसी भी शब्द के लेखन के समय होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? जैसे आप शब्द भी लिखना चाहते हैं तो शब्द में बहुत सारे शब्द ऐसे जिनको आप आधा कर सकते हैं। जैसे उसमें से आपको क्या लिखना है ना? क्या लिखना है, तो क्या यह वाला रूप सही माना जाएगा कि यह वाला? मुफ्त लिखना है, मुफ्त, ये सही है। ये सही है। मुक्त लिखना है, कौन सा सही मानेंगे आप बताएं? जाहिर सी बात है कि ये जो मध्य रेखीय वर्ण होते हैं इनके नीचे हल चिन्ह लगा करके इनको कभी भी आधा नहीं किया जाता है। और अगर आधा आप मानते नहीं इसे किया जाता है तो आप कभी ऐसा क्यों नहीं आपने लिखा? क्यों नहीं लिखा भाई? क्योंकि यह रूप गलत माना जाता है और यह रूप ही सही माना जाता है। बात समझ में आ गई होगी, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें। और इसी के साथ साथ आपका जो स्पर्श व्यंजन वर्ण था 25 का 25 वो स्पष्ट हो चुका है। अब इस स्पर्श व्यंजन के बाद में हम पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन वर्ण के विषय में। मिटाएं इसको भैया। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ले लिया ना आपने इसका स्क्रीनशॉट? चलिए, बहुत अच्छी बात है। दिख रहा ना नीचे तक आपको अच्छे से? हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, एक बात और, अगर कहीं आपको संदेह होगा तो आप तुरंत अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन वर्ण। इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से हैं? क्रम क्या है? य, र, ल, व। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ वर्णों का क्रम यही है, जबकि संस्कृत में बदल जाता है। संस्कृत में या, वा, राला हो जाता है, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में जैसा मैंने लिख रखा है इट इज ऐसे ही मिलेगा आपको, या, र, ल, व मिलेगा। ठीक है, इसमें से भैया ये जो या वर्ण देख रहे हैं और ये जो वा वर्ण देख रहे हैं, ये दोनों के दोनों जो वर्ण हैं ये क्या माने जाते हैं? क्या माने जाते हैं? तो इनको हम अर्ध स्वर कहते हैं। अर्ध स्वर क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। अर्ध स्वर के साथ साथ इसी को हम संघर्षहीन वर्ण या स्वर यंत्रीय वर्ण कहते हैं। इन्हीं को हम संघर्षहीन वर्ण कहते हैं।
संघर्षहीन वर्ण, या इन्हीं को हम स्वर यंत्रीय वर्ण भी कहते हैं। ये इनके उपनाम हैं और सबका कारण है। इसे अर्धस्वर कहा गया। तो या और वा को अर्धस्वर कहने का कारण यह है कि इनके उच्चारण की स्थिति जो होती है वो स्वर की भांति होती है। इनकी जो प्रयोग की स्थिति होती है वो स्वर की भांति होती है, इसलिए इनको हम अर्धस्वर कहते हैं। संघर्षहीन वर्ण, इनके उच्चारण में किसी भी प्रकार का कोई भी जोर नहीं लगाना पड़ता है। या वा, या वा, या वा, कोई जोर नहीं, इसलिए इनको हम संघर्षहीन वर्ण कहते हैं। स्वर यंत्रीय वर्ण, देखिए य व, य व, य व, इनका उच्चारण जहां से स्वर उच्चारित हो रहा ना वहीं से इनका उच्चारण हो रहा। देखिए कैसे, समझिए। वास्तव में आपको पता है कि इस या को हम कहते हैं पूर्ण अर्धस्वर, पूर्ण अर्ध स्वर, जबकि हम वा को क्या कहते हैं? वा को हम कहते हैं अर्ध अर्धस्वर, अर्ध अर्ध स्वर कहते हैं। ठीक है, इसका भी कारण है। देखिए जो यावर्ण है इसकी स्थिति पहले समझते हैं। मैंने शब्द लिखा है पढ़ाई, फिर मैंने लिखा पढ़ाई। ठीक है, लिख दिया मैंने। अब आप इन दोनों ही शब्दों को अलग अलग पढ़ के मुझे बताइए। पढ़ाई, पढ़ाई। ठीक है, पढ़ाई पढ़ाई, पढ़ाई पढ़ाई, पढ़ाई पढ़ाई, पढ़ाई पढ़ाई। चाहे आप इसे तीव्रता के साथ पढ़ें या इसे आप धीरे धीरे पढ़ें, दोनों ही स्थितियों में आपका उच्चारण पढ़ाई और पढ़ाई दोनों का एक जैसा हो रहा है। चलिए, अगर ये लग रहा कि नहीं यही केवल होगा ना, ऐसा नहीं है, और भी देखिए। मैंने लिखा ली खा ई, फिर मैंने लिखा ली खा ई, लो। इसे पढ़ के बताओ, इसे अलग अलग पढ़ दीजिए आप, जल्दी जल्दी अलग अलग पढ़िए। पढ़ पाएंगे इसे अलग अलग? स्पीड में पढ़िए। पढ़ाई, लिखाई, लिखाई, धीरे धीरे पढ़िए। लिखाई, लिखाई। कोई अंतर हुआ? नहीं, कोई अंतर नहीं हुआ, कोई अंतर नहीं हुआ ना। अच्छा, ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा होने का कारण क्या है जानते हैं आप? ध्वनि साम्यता दोष। इसमें क्या है भैया? ध्वनि साम्यता दोष। क्या है इसमें? ध्वनि साम्यता दोष है। इसमें और इसमें, इसमें और इसमें क्या है? ध्वनि साम्यता दोष। और ध्वनि साम्यता दोष के कारण ही आप इन दोनों ही प्रकार के शब्दों को एक जैसे उच्चारित कर रहे हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं इस या का उच्चारण इस स्वर की भांति हो रहा है। अरे भाई, क्योंकि या ये क्या है? ये तो व्यंजन वर्ण है ना। क्या है? व्यंजन वर्ण। और ये ई क्या है? स्वर वर्ण है कि नहीं? है ना। इस व्यंजन का उच्चारण इस स्वर की भांति हो रहा है, इसलिए ही इसको हम क्या कहते हैं? अर्धस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धस्वर कहते हैं। ठीक है, यहां बात करते हैं। इसे आप अलग अलग पक्का पढ़ लेंगे, मुझे पता है।
अलग अलग पढ़ के बताइए। कुआं, 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 कुआं। अरे ये भी एक जैसा हो रहा है, कुआं, कुआं, एक जैसा है ना। पढ़िए स्पीड में, कुआं, कुआं। चलिए, ये नहीं समझ में आ रहा है, हो सकता है आप इसे पढ़ लें अलग अलग। इसे पढ़िए भैया आप, कौवा, कौवा। पढ़िए, स्पीड में पढ़िए, कौवा, कौवा। कोई अंतर है? नहीं। यहां पर भी ध्वनि साम्यता दोष है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। देखिए, धीरे धीरे पढ़िए, एकदम धीरे धीरे पढ़िए। कू आ, कू वा, आ वा। कुछ अंतर हुआ ना। जब धीरे से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा अंतर स्पष्ट हो जा रहा है, लेकिन तीव्रता के साथ पढ़ने में इसमें कोई भी अंतर स्पष्ट नहीं हो रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात, इसे अर्धस्वर इसलिए कहा गया क्योंकि ये क्या है? स्वर वर्ण है ना, स्वर वर्ण। और ये क्या है? ये व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण है। और इस व्यंजन का उच्चारण इस स्वर की भांति हो रहा है, इसलिए इसको भी हम क्या कहते हैं? अर्धस्वर कहते हैं। अब इसका नाम मैंने पूर्ण अर्धस्वर कहा और इसका नाम मैंने अर्धस्वर कहा। इसका स्पष्टीकरण कैसे होगा वो समझिए। आप पढ़ाई दोनों ही प्रकार के लिखे हुए शब्दों को चाहे स्पीड में पढ़ें चाहे धीरे धीरे पढ़ें, आप किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इन दोनों ही शब्दों में स्वर के गुण ज्यादा हैं। अर्थात या में अपेक्षाकृत वा के स्वर का गुण ज्यादा है, इसलिए इसे हम कहते हैं पूर्ण अर्ध स्वर। और यहां आप स्पीड में पढ़ने पे कोई अंतर नहीं कर पा रहे हैं, किंतु धीरे धीरे पढ़ रहे हैं तो अंतर स्पष्ट हो जा रहा है, इसलिए इसमें स्वर का गुण इसकी अपेक्षाकृत कुछ कम है, इसलिए इसे हम कहते हैं अर्ध अर्ध स्वर। आई होप ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। आ गई है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, और किसी भी प्रकार का कोई संदेह होगा तो कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। ले लीजिए आप भैया इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया? और अगर कुछ भी अस्पष्ट होगा तो इस वीडियो को एक दो बार रिवर्स फॉरवर्ड पीछे करके देखेंगे तो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, लिख लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए आगे देखते हैं। अब इन दो वर्णों के स्पष्टीकरण के बाद अभी दो वर्ण इसमें देखिए और बचे हुए, इनके विषय में समझना जरूरी है। इनकी क्या विशेषताएं हैं? चलिए, ये रा है और इसका नाम क्या है? इसे हम कहते हैं प्रकंपित। प्रकंपित क्या कहते हैं? प्रकंपित। और प्रकंपित के साथ साथ इसी को हम क्या कहते हैं? तो इसी को हम कहते हैं लुंठित। प्रकंपित भी कहते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं? लुंठित भी कहते हैं। प्रकंपित भी कहते हैं और लुंठित भी कहते हैं। और ला का क्या उपनाम भैया? तो ला को हम कहते हैं पार्श्विक। क्या कहते हैं इसको हम? इसको हम कहते हैं पार्श्विक। क्या कहते भैया? पार्श्विक कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्विक। अब इनका भी कारण है, इनका भी क्या है? कारण है। देखिए, अगर रा को हम प्रकंपित कह रहे हैं तो प्रकंपित कहने का कारण यह है क्योंकि रा वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं तो कंपन के साथ होता है। बोलिए, र र र। रा जब बोल रहे हैं तो जीभ में कंपन हो रहा ना, जीभ आपकी कपकपा रही है, हो रहा कंपन इसमें ना। तो जीभ में रावण के उच्चारण के साथ कंपन उत्पन्न हो जाता है, इसलिए इसे हम प्रकंपित कहते हैं। और इसे लुंठित कहने का कारण क्या है? ला और रा। रा में देखिए, रा किससे? देखिए, रा में आप कहिए रा,
देखिए हम गलती क्या कर बैठते हैं, अधिकांश बच्चों ने लुंठित ला मान लेते हैं, जबकि ऐसी गलती कभी मत करना। ला लुंठित नहीं है, ला लुंठित नहीं है भैया, रा वर्ण ही लुंठित है। लुंठन का मतलब होता है मुड़ना, लुंठन का मतलब क्या होता है, मुड़ना। तो ला, आप रा बोलिए, रा रा। जब आप रा कह रहे हैं तो जीभ कपकपाने के साथ साथ जीभ मुंह के अंदर मुड़ भी रही है, मुड़, देखिए रा 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 जब कह रहे हैं जीभ कपकपा रही है और अंदर मुड़ रही है, तो कपकपाने के कारण इसे प्रकंपित और मुड़ने के कारण इसे लुंठित कहते हैं। अच्छा, इसे पार्श्विक क्यों कहते हैं? पार्श्व का मतलब होता है अगल बगल, पार्श्व का अर्थ क्या होता है, अगल बगल, किनारे वाला भाग। बोलिए ला ला। तो जब आप ला बोल रहे हैं तो जीभ पूरी मुड़ जा रही है अंदर, मुड़ने के साथ साथ जीभ से ला, देखिए जीभ बीच में मुड़ी और मुड़ने के साथ ऐसे बीच में खड़ी हुई, ला ला, देखिए बीच जीभ पे खड़ी हो जा रही, जीभ जो है बीच में खड़ी हो जा रही ना, और उसका जो पार्श्व वाला भाग, अगल बगल वाला भाग, अगल बगल वाला भाग, ला, आगे हाथ रखिए, ला। तो ला कहने पर जीभ बीच में खड़ी होने के साथ साथ उसके अगल बगल वाला जो भाग है, हवाएं वहां से बाहर निकल जा रही हैं, पार्श्व भाग से हवाएं बाहर निकल रही हैं, इसलिए इसको हम पार्श्विक कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्विक। एक विशेष नियम और समझते हैं, विशेष नियम। देखिए यहां पर प्रकंपित लिखा है, लुंठित लिखा है, पार्श्विक लिखा है। इन सब में आप देख पा रहे हैं कि इनके लिखने की स्थिति में आप देख रहे हैं कि आधा वर्ण जो है वो छोटी ई की मात्रा के अंदर है। अगर देखो प्रकंपित में प्रकंपित ऐसे ना लिखते हुए मैं प्रकंपित ऐसे लिख दूं, प्रकंपित। बोलो कोई दिक्कत है? भाई मैंने किया क्या, चीजें तो वही लिखी है ना, केवल मां वर्ण को मैंने बाहर लिख दिया, यही तो किया है। आपको नियम भी अच्छे से पता होगा। जैसे एक शब्द देखिए, आपने देखा होगा दिग्विजय, दिग्विजय, देखा आपने दिग्विजय ऐसे लिखते हैं और कुछ लोग दिग्विजय ऐसे लिखते हैं। दिग्विजय। अब दोनों में सही कौन सा है, ये वाला कि ये वाला? आई होप सब लोग समझ रहे हैं कि यही वाला सही है। ठीक है, वही सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। किंतु क्यों, क्यों ऐसा हो रहा? क्यों आपने इसको गलत माना, इसको सही माना? क्यों आपने इसको गलत माना, क्यों इसको सही माना, जबकि उच्चारण की स्थिति दोनों की एक है? इसे भी आप दिग्विजय ही पढ़ेंगे, इसको भी आप दिग्विजय ही पढ़ेंगे, इसको भी प्रकंपित ही पढ़ेंगे और इसको भी प्रकंपित ही पढ़ेंगे। उच्चारण में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। चाहे मैं इस रूप में लिखूं या मैं इस रूप में लिखूं, दोनों को आप वही रूप देंगे, वही वैसे ही पढ़ेंगे, लेकिन दोनों की लिखने की स्थितियां अलग हो जा रही हैं। दोनों में आप इसे सही मानते और इसे गलत मानते, बट क्यों ऐसा कर रहे हैं? उसका कारण क्या है? कारण यह है भैया कि वास्तव में नियम क्या है कि यदि किसी शब्द में छोटी ई के मात्रा के पहले कोई आधा वर्ण आता है तो उस आधे वर्ण को सदैव हम उस छोटी ई के मात्रा के अंदर लिख देते हैं। यह नियम है। यह क्या है? नियम है। बट अब मुझे बताओ क्यों ऐसा करते हैं? कारण क्या है? देखिए कारण क्या, कारण समझिए। देखिए भैया, ऐसा इसलिए कर देते हैं क्योंकि अगर मैं प्रकंपित इस तरीके से लिख दूंगा, आधे मां को मैं बाहर लिख दूंगा, उसके बाद मैं पापर छोटी ई की मात्रा लगा दूंगा, तो ऐसी स्थितियों में भ्रम क्या उत्पन्न हो रहा है? अगर यही लाइनिंग थोड़ी सी बड़ी हो गई तो कहीं ना कहीं आपके मन में, अब देखो स्थितियां समझिए, मैंने ये उंगली रखी, अब बताओ आपको मां आधा लग रहा है कि पूरा लग रहा है? जाहिर सी बात मां पूरा लग रहा है। अब मैं यहां से हाथ हटा दूं और मैं इस पर हाथ रख दूं, तो अब देखो आपको पापर छोटी की मात्रा स्पष्ट नजर आ रही ना? आ रही है। लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं, अब आप समझ नहीं पाओगे कि इसमें कौन सा आधा है और कौन सा पूरा है। आपकी समझ में नहीं आएगा
कि माँ इसमें आधा लगा है कि माँ पूरा लग के झूठ है, इस पे ऐसे पाई खींच दी गई है, अर्थात यह भ्रम न उत्पन्न हो। इस भ्रम को मिटाने के लिए ही हिंदी के शिक्षाविदों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि यदि किसी भी छोटी ई के मात्रा के पहले कोई भी आधा वर्ण आता है तो उस आधे वर्ण को सदैव छोटी ई के मात्रा के अंदर लिख दिया जाता है। नियम का अपवाद भी बताते हैं आपको। नियम क्या है? नियम यह है, यदि किसी शब्द में छोटी ई की मात्रा के पूर्व में आधा वर्ण आता है तो उस आधे वर्ण को सदैव छोटी ई मात्रा के अंदर लिखा जाएगा। अंदर लिखा जाएगा, छोटी ई की मात्रा के अंदर लिखा जाएगा। बात समझ में आ गई? यहां तक की बात समझ में आई आपके? तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लें और फिर मैं विशेष नियम की चर्चा करता हूं जो इस नियम का अपवाद होगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट भैया? यहां तक की बात समझ में भी आ गई कि ये वाला सही क्यों हो रहा है, ये वाला गलत क्यों हो जा रहा है, ये वाला सही क्यों हो रहा है, ये वाला गलत क्यों हो जा रहा है। आप इस तरीके से इनका रूप क्यों लिख रहे हैं उसका कारण समझ में आ गया ना। क्योंकि नियम क्या है कि यदि किसी शब्द में छोटी ई के मात्रा के पूर्व पहले कोई भी आधा वर्ण आता है तो उस आधे वर्ण को सदैव हम करते क्या हैं, छोटी ई की मात्रा के अंदर लिख देते हैं। यह नियम है। लिख लिया? चलिए आगे चलते हैं। चलो, आपने लिखा दिग्विजय। दिग्विजय। आपने लिखा प्रकंपित। आपने लिखा लुंठित। उसके बाद में पार्श्विक। ठीक। लेकिन अगर यहीं मैं लिख दूं क्या है ये, दिगु, आप इसे लिखते ना ऐसे, दिगु ये लिखते हैं। यहां पर भी आप देख रहे हैं कि छोटी ई के मात्रा के पहले आधा वर्ण आ रहा है, आ रहा ना। और यहां पर भी आप देख रहे थे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, नोट में ध्यान रखें इस बात को, इसकी बारीकी समझने की कोशिश करें। मैंने उदाहरण दिया था आपको दिग्विजय का। दिग्विजय में आप देख रहे हैं दिग्विजय, ध्यान से देखिएगा इन दोनों शब्दों को। दिग्विजय में आप देख रहे हैं कि इस विजय में वी में वा में क्या हो रहा है, छोटी की मात्रा है।
छोटी ई की मात्रा के पहले आधा वर्ण था तो आपने नियमगत तरीके से इसे क्या कर दिया, छोटी ई के मात्रा के अंदर कर दिया, ठीक। लेकिन यहां पर भी आप देख रहे हैं वहां पर छोटी ई की मात्रा है, उसके पहले दा वर्ण आ रहा है, किंतु आप इसे क्यों नहीं इसके अंदर लिख रहे, क्यों नहीं इसको आपने ऐसे लिख दिया? क्यों नहीं आपने दिगु ऐसे लिख दिया? और अगर दिगु आप ऐसे लिख रहे हैं तो क्या ये दिगु सही है कि ये दिगु सही? दोनों दिगु में से बताइए कौन सा दिगु रूप सही माना जाएगा, ये वाला कि ये वाला? कौन सा सही माना जाएगा? और सही माना जाएगा तो क्यों सही माना जाएगा? मुझे क्यों का जवाब चाहिए, क्योंकि आपको खूब अच्छे से पता है कि इसमें यह रूप इसका गलत होगा और यह रूप ही इसका सही होगा। लेकिन क्यों? इसका क्या नियम है? यह तो आपको स्पष्ट पता है कि यदि छोटी ई के मात्रा के पहले आधा वर्ण आता है तो उस आधे वर्ण को छोटी ई के मात्रा के अंदर कर दिया जाता है। वही चीजें यहां पर भी हो रही, छोटी ई के मात्रा के पहले आधा वर्ण आ रहा है, आपने इस आधे वर्ण को जैसे ही इस छोटी ई के मात्रा के अंदर लिखा तुरंत यह गलत हो गया। ऐसा क्यों? अर्थात कब ऐसा नियम लागू होगा कि आधा वर्ण आएगा तो छोटी ई के मात्रा के अंदर हो जाएगा, और कब ऐसा होगा कि छोटी ई की मात्रा के होने के बावजूद भी आधे वर्ण को छोटी ई की मात्रा के अंदर नहीं लिखा जाएगा? यह बात समझानी है आपको। तो नियम समझिए, नियम समझिए कि कब ऐसा होगा और कब ऐसा नहीं होगा। नियम ध्यान से समझिए, पहले यहीं पे समझ लीजिए। ये जो वर्ण देख रहे हैं, ये दावर्ण जो है, ये दावर्ण कैसा वर्ण है? तो इसको हम कहते हैं गोल वर्ण। क्या कहते हैं? गोल वर्ण। क्या कहते हैं? गोल वर्ण। और ये जो गा देख रहे हैं, गा, गा, इस गा को हम कहते हैं अंतरेखीय वर्ण। क्या कहते हैं? अंत रेखीय वर्ण। अंतरेखीय वर्ण। क्या कहते हैं? अंतरेखीय वर्ण, या इसी को हम कहते हैं खड़ी पाई वाला वर्ण। खड़ी पाई वाला वर्ण। तो ध्यान में समझना क्या है आपको? ध्यान से समझना यही इतना है भैया कि अगर, ध्यान से समझना, अगर छोटी ई के मात्रा के पहले खड़ी पाई वाले वर्ण हैं, कौन से? खड़ी पाई वाले वर्ण हैं। कौन से वर्ण हैं? खड़ी पाई वाले वर्ण हैं। तो जो खड़ी पाई वाले वर्ण आएंगे यदि छोटी ई के मात्रा के पहले, तो उनको सदैव छोटी ई के मात्रा के अंदर कर दिया जाएगा। किंतु जो गोल वर्ण है, यदि गोल वर्ण छोटी ई के मात्रा के पहले आते हैं तो उनको कभी भी छोटी ई के मात्रा के अंदर नहीं लिखा जाएगा। नियम क्या है? यदि छोटी ई की मात्रा के पूर्व में खड़ी पाई, खड़ी पाई जिन्हें आप क्या कह रहे हैं? अंतरेखीय। क्योंकि व्यंजन तीन टाइप के होते हैं, एक होता है मध्य रेखीय, एक होता है अंतरेखीय, और एक होता है अल्परेखीय। जैसे आप गोल वर्ण कह रहे हैं, इसका भी दूसरा नाम है, इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अल्परेखीय। क्या कहते हैं? अल्परेखीय। अल्परेखीय वर्ण। क्यों इसे अंतरेखीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको पता है गा कैसे लिखा जाता है? गा ऐसे लिखा जाता है भैया, गा। और गा में ये खड़ी पाई कहां आ रही है? अंत में आ रही है, इसलिए इसे हम खड़ी अंतरेखीय वर्ण कहें। और खड़ी पाई कैसे लिखा जा रहा है? इसलिए इसे हम क्या कहते हैं?
क्या कह रहे हैं, खड़ी पाई वाले वर्ण, क्योंकि मैंने वर्ण की टाइप आपको बताया ना, टाइप कितने होते हैं। एक तो ये, इसे हम क्या कहेंगे, क्योंकि ये बीच में है ना, बीच में है, इसे हम क्या कहेंगे, मध्य रेखीय वर्ण, मध्य रेखीय वर्ण। और जब ये खड़ी पाई लास्ट में होगा तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं भैया अंत रेखीय वर्ण। और जब ये आएगा अंगा, तो इसमें आप देख रहे हैं खड़ी पाई छोटी सी लगी है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे अल्परेखीय, अल्प रेखीय वर्ण। ये व्यंजन के टाइप हैं। वास्तव में जो 33 व्यंजन वर्ण हैं, उन 33 व्यंजन वर्णों को इन 3 तरीके से रेखाओं में वर्गीकृत किया जाता है, रेखाओं के आधार पर। इसमें से मध्य रेखीय जब बीच में खड़ी पाई हो, अंत रेखीय जब अंत में खड़ी पाई हो, और मध्य अल्प रेखीय जब छोटी सी खड़ी पाई के साथ कोई भी वर्ण लिखा जाता तो उसे अल्प रेखीय वर्ण कहते हैं। ध्यान रहे, ये दा क्या है, अल्प रेखीय है, और ये गा क्या है, अंतरेखीय है। तो नियम क्या है कि यदि छोटी ई के मात्रा के पूर्व में खड़ी पाई या अंतरेखीय वाले वर्ण आए तो उन्हें छोटी ई मात्रा के अंदर लिखा जाएगा, मात्रा के अंदर लिखा जाएगा। किंतु यदि छोटी ई की मात्रा के पूर्व छोटी ई के मात्रा के पूर्व अल्परेखीय वर्ण होगा तो उसे छोटी ई के मात्रा के अंदर नहीं लिखेंगे। नहीं लिखेंगे। बात समझ में आ गई? यहां और यहां का रहस्य समझ में आया कि क्यों दिग्विजय, प्रकंपित, लुंठित, पार्श्विक का यह रूप सही है और क्यों द्विगु का यह रूप गलत होकर के यह रूप सही हो गया। यह कारण समझ में आ गया। कारण यही इतना है भैया कि अगर छोटी ई के मात्रा के पूर्व में आधे वर्ण के रूप में खड़ी पाई वाले यानी कि अंतरेखीय व्यंजन वर्ण आते हैं तो उनको सदैव छोटी ई के मात्रा के अंदर लिख देते हैं। किंतु यदि छोटी ई के मात्रा के पूर्व में आधे वर्ण के रूप में अल्परेखीय वर्ण आते हैं, जैसे ट, ठ, ड, ढ, ठीक है, या अंगा, ये वर्ण आते हैं, तो इनको कभी भी छोटी ई के मात्रा के अंदर नहीं लिखा जाता है। बात समझ में आ गई? आज की क्लास को यहीं पर मैं स्थगित करूंगा। इसके आगे की चीज़ों की चर्चा मैं अगली क्लास में करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले आपसे निवेदन करता हुआ जा रहा हूं कि यदि आपको ये क्लास पसंद आई है
चीज़ें आपकी समझ में आई हैं तो कृपया आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें और लाइक भी करें, जिससे कि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।